बहाते चले जा रहे हैं, उसमें सब आप लोग योग की गंगा में गोता लगा रहे हैं। निसंदेह आप अपने शरीर, अपने मन, अपने तन, अपनी आत्मा और परमात्मा से साक्षात्कार होने के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसे सभी योगी योद्धा भाई बहनों को, ऐसे हमारी योग शिक्षिका बहन को, योग साधकों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन। आप सबको साधुवाद। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज आप सबके बीच में उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला है और आपसे बात करने के लिए, छोटी छोटी बातों को हम अपने आप में साझा करने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए भी आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता, आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, सबसे पहले जब हम योग के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का विशेषकर ध्यान रखना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है एक प्रहरी की तरह, कि हमें प्रतिदिन प्रातः उठना है और योग के लिए तैयार होकर के हमें योग स्थल पर या हमारे स्थान पर हमको पहुंचना है। लेकिन उससे पहले सायंकाल में हमारे द्वारा किया गया भोजन ही हमें सुबह प्रातः काल के लिए तैयार करता है। आप सब जानते हैं, आपका जो योगाहार वाला कार्यक्रम है, आज शायद ये 499 वाला दिवस है, 498-99 वाला। तो निरंतर आपने 1-1.5 वर्ष से इसको जो निरंतरता बना के रखी है, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय और आप सब साधुवाद के पात्र हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रतिदिन एक भी दिन ऐसा उनके जीवन काल में, जब से उन्होंने योग में पदार्पण किया है, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि उन्होंने कोई दिन छोड़ा हो, कि योग नहीं किया हो और आस्था के माध्यम से या किसी अन्य चैनल के माध्यम से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वह सब लोगों के साथ नहीं जुड़े हों। ऐसा ही आपने भी ये बहुत ही एक रिकॉर्ड कायम किया है कि निरंतर ऑनलाइन जो कक्षा आपकी चल रही है, मैं बहुत दिन से आपको देख रहा हूँ, कई बार मैं जुड़ा भी हूँ कक्षा में। विभिन्न तरह की बातें, बहुत से भाई बहन इस कक्षा में जुड़े और सबने बहुत तमाम तरह की गतिविधियों में हम सबको शामिल किया। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, छोड़ देते हैं कि इससे हमें क्या लाभ होगा। साथियों, जैसा कि सुबह के लिए हम तैयार होते हैं तो रात्रि काल का हमारा जो भोजन है, वही जो हमारी दिनचर्या है, उसको ही हम विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं और उसी के कारण फिर हम सुबह के लिए तैयार होते हैं। तो दैनिक योगाहार में सबसे पहले हमको रात्रि में हल्का भोजन लेना चाहिए, गरिष्ठ भोजन ना हो, ताकि रात्रि में या प्रातः में तैयार होने के लिए कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। इसके लिए सबसे पहले है जैविक, जो हम बीज उपलब्ध कराते हैं या हम कहीं से प्राप्त करते हैं, तो वो बीज हमारा कैसा हो, उसका भंडारण हमारा किस प्रकार का हो, उसकी बुआई समय पर किस टाइम पर हो, उसकी निनाई गुड़ाई कैसी हो, उसमें लगने वाले कीटों से बचाव के लिए हमें कौन कौन से यंत्र और दवाइयों का उपयोग हो। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके साथ जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना पुरुषार्थ किया, निरंतरता बना के रखी है, विकल्प रहित जिनका संकल्प है, अखंड अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते जा रहे हैं आप सब। आदरणीय मुन्नीलाल जी, जो कि पतंजलि किसान सेवा समिति का कार्य मेरे साथ
तमाम लाखों भाई बहनों के साथ मिलकर के मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, उनको इस विषय में कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। इस विषय पर बहुत अच्छी संगोष्ठी, बहुत अच्छा कार्यक्रम नर्मदापुरम में नर्मदा के तट पर, जीवनदायिनी माँ के तट पर यह आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों हजारों भाई बहन इसका लाभ लेंगे। साथियों, हम आज हर कार्य को ये चाहते हैं कि आसानी से हो जाए, हम पैसा दें और सारी चीजें हमारे पास घर उपलब्ध हो जाएं और जल्दी से हम निवृत्त होकर के खाना खा करके और हमारे काम पे लग जाएं। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या है कि हम 25 से 30 साल तक की आयु तक के बच्चे, और यूं कहिए कि आज तो बचपन से ही व्यक्ति को तमाम बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं और वह बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसका मूल कारण है हमारी दैनिक दिनचर्या और हम जो प्रतिदिन ग्रहण करने वाले हमारे अल्पाहार या भोजन या पेय पदार्थ, जिनमें हम छोटी छोटी सावधानियों को छोड़ देते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद ही जब हम बहुत ज्यादा, फिर धीरे धीरे हम अवसाद में चले जाते हैं। हमारा जो प्रमाद है, जो हमारा आलस्य है, वही हमारी मूल जो जड़ है बीमारी की, उसका उसका कारण ही यही है और कोई नहीं। या तो हम खाएं नहीं तो वो बेहतर है, यदि हम खाएं तो बहुत सावधानी के साथ हम थोड़ी थोड़ी चीजें हमारे घर में, हमारे बगीचे में, हमारे खेत में हम लगा लें। क्योंकि एक गाय पालना तो बहुत आसान है किसान के लिए। यदि सभी जगह शहरों में नहीं है तो फिर हम बहुत सारे ऐसी जैविक प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसी जैविक खादें हैं जो हम उपलब्ध करके हमारे छत पर या हमारे बगीचे में, हमारे बागवानी में हम लगा करके हम हमारे बच्चों को, नौनिहालों को, हमारे परिवार को, आसपास के परिवार को, समाज को, प्रदेश को, देश को हम बचा सकते हैं इन तमाम बीमारियों से। साथ में हमको योग प्राणायाम तो करना ही है, क्योंकि टॉनिक का काम तो योग ही करता है और भोजन है जो हमें जीवित रखता है। दोनों चीजें हैं जो हम समय पर बहुत सावधानी के साथ प्रयोग करेंगे, इनका उपयोग करेंगे, इनका सदुपयोग करेंगे, तो निसंदेह हम हमारे दैनिक कर्म योग में सफलता के साथ कार्य कर पाएंगे। जब तक हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, जब तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तब तक तो हम कार्य कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी आयु बढ़ेगी, जैसे ही हम किसी डिप्रेशन या अवसाद के शिकार होंगे, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और छोटी छोटी बीमारियां हमारे ऊपर अटैक कर जाती है। उसका वजह है कि हमारे अंदर जो जाने वाला पदार्थ है वह इससे लड़ने में हमारी कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को क्षमता प्रदान नहीं कर पाता है, तो हम फिर धीरे धीरे बिस्तर की ओर चले जाते हैं। फिर हम तमाम प्रकार की गोलियां, दवाइयां, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास जाते हैं और जिंदगी भर की जो कमाई है वह फिर हम उनको देना चालू कर देते हैं और फिर ये बर्बादी का लक्षण है, शरीर की क्षति पहुंचाने वाला कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो हम बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं कि कोई भी गरीब इलाज से वंचित ना हो। उसमें हम हमारे पतंजलि वेलनेस के माध्यम से उसको स्वास्थ्य प्रदान करें। कोई भी बच्चा बेसहारा ना हो, उसके लिए भी पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के सानिध्य में देवप्रयाग में और बहुत सारे ऐसे आचार्य कुलम और गुरुकुल है, वहां पर उनको अध्यापन के लिए कार्य किया जा रहा है। कोई भी परिवार साफ पानी भोजन से वंचित ना हो, उसके लिए भी पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से बहुत सारे कार्यों को हम कर रहे हैं। हमारे 6 उद्देश्य हैं जिन पर हम बहुत तीव्रता के साथ कार्य करने जा रहे हैं। पहला है बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण। उसमें हम सब मिलकर के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहनों को बहुत आगे ला कर
उनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के माध्यम से बनाने के लिए सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। दूसरा है नशा मुक्त समाज बनाओ। आज हमारी बच्चियां जो हैं, पहले तो गांव में या शहरों में या बड़े बड़े राजा रजवाड़े में ही नशे का उपयोग किया जाता था, और वो भी कम मात्रा में। और कुछ आज हम देखते हैं तो आज हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां जो पार्टी हैं, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनमें जाकर के नशा करते हैं और फिर वो नशे के आदी हो जाते हैं, जान भी चले जाती है। समाज में, परिवार में, परिवार को भी बदनामी तो मिलती ही है, समाज में भी उनको बदनामी तो मिलती है। लेकिन जिसके लिए हमने अपना समर्पण किया, जिसको हमने बचाने के लिए, जिसको पढ़ाने के लिए हमने बहुत देर तक मेहनत की, सब कुछ लुटा दिया, वही फिर हमारा बालक, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची समाज में इस तरह के कृत्यों में शामिल हो जाते हैं। कुछ दुराचारी, व्यभिचारी लोगों के कारण, कुछ विधर्मी लोगों के कारण जो समाज को गंदा करने का प्रयास करते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उससे भी हम नशा मुक्त समाज बनाओ के लिए बहुत तीव्रता के साथ कार्य करने जा रहे हैं। तीसरा है ऊर्जा बचाओ। देखिए, हमें जिस परमात्मा ने कहा है कि जिसको जितना आवश्यकता हो उतना ग्रहण करें, लेकिन हमारी एक मानसिकता बन गई है हमारे समाज में कि व्यर्थ में हम बहुत सारे चीजों को संग्रहित करते हैं और वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है। ना तो उससे किसी का लाभ होता है, ना किसी के काम में आता है, और वो हम इतना संग्रहित कर लेते हैं कि वो खराब हो जाता है। ऐसा ही ऊर्जा बचाओ। हमारे पुण्य क्षीण होते हैं यदि आप इस समय व्यर्थ में, आप वहां बैठे हैं या हम यहाँ बैठे हैं, और यदि आज हमको आवश्यकता नहीं है किसी बल्ब को जलाने की, किसी फैन को चलाने की, या बाहर कोई ऐसा यंत्र है, या बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो आज आप देखें कि हम घर से निकलते हैं ऑफिस की ओर, तो हमारे घर में हम लाइट को चलाना छोड़ जाते हैं, या हम फैन को छोड़ जाते हैं, एसी कूलर को भी हम छोड़ जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम बिना इजाजत के, जितना हमें आवश्यकता है, परमात्मा को आप देखिए, सूर्य नारायण भगवान को आप देखिए, निरंतर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, निरंतर हम सबको प्रतिदिन, जब से सृष्टि बनी है, जब से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, तब से बिना कुछ स्वार्थ के हमको रोशनी, हमको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम बिना स्वार्थ के जितना हमें आवश्यकता है उतना ग्रहण करें, और उसके बाद हम सारी चीजों को बचा करके दूसरे के लिए, देखिए अपने लिए तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन दूसरे के लिए जो करता है, दूसरों को जो प्रदान करता है, उससे बड़ा पुण्य कुछ है ही नहीं। अभी ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप तमाम ऋषिकाओं को, तमाम साधु संतों को भी सुनते हैं कि देने से, बांटने से हमारा कभी कम नहीं होता। तो बहुत सारी ऊर्जा बचाना, खनिज पदार्थों को बचाना, बहुत सारे। चौथा है पानी बचाओ। पानी बचाओ। आज कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर बहुत सारा सूखा पड़ा है। आज रात्रि को हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो पानी बचाओ पर भी पतंजलि योग पीठ के हमारे भाई बहन ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। पांचवा है पेड़ लगाओ। तो अभी 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस पर हम सब ने संत आचार्य जी के जन्मोत्सव पर बृहद स्तर पर जड़ी बूटी दिवस मनाया और हमने पेड़ों को लगाया। और अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, स्वच्छता लाओ। तो स्वच्छता के बाद तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 2 अक्टूबर से एक मुहिम छेड़ी थी, संकल्प लिया था कि स्वच्छ रहेगा देश हमारा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे चंदों के साथ हम मुख्य रूप से बहुत बृहद स्तर पर जा रहे हैं। और दो हमारे स्वस्थ आहार, अच्छा आहार, स्वस्थ जीवन और योग प्राणायाम के माध्यम से हम सब इस ओर कार्य करने जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे यहाँ पर 4 अगस्त से प्रतिदिन हम जो कार्य करते हैं, वो जड़ी बूटी दिवस पर भी हम बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों का निर्माण कर सकते हैं
जैसे प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ जड़ी बूटी दिवस पर आप लगाते रहेंगे तो हम देखते रहेंगे कि इसका बहुत अच्छा आपको, ये जड़ी बूटी दिवस पर आप ने बहुत सारी चीजें हैं, संकल्प लेकर के हम इनको लगाते हैं। तो ये एक तो जड़ी बूटी का कार्य तो करते ही आपको फलों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से भी आपके बीच में इससे बहुत फायदा। यहाँ की बात करें तो बीएसटी के बारे में भी आपने ट्रेनिंग ली होगी, सहयोग शिक्षा के बारे में भी आपने ट्रेनिंग ली होगी, या हमारे ये हम परिवार के लिए छोटी चीजें हैं जिन हम उपयोग करते हैं। देखा होगा ये सब जैविक सब्जियां हैं जिसमें हमने बहुत कम कीटनाशक का प्रयोग किया है, नहीं चाहिए। ये जो भिंडी है, प्रतिदिन हम इसमें 5 से 10 किलो भिंडी निकालते हैं और इसकी हाइट आप देखिए, इसकी हाइट आप देखेंगे तो ये ऊपर है भिंडी, आप देखेंगे इसकी हाइट जो है। फिर आप देखेंगे इस बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम दैनिक उपयोग करते हैं और उनमें हमको बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है। जो लगा सकते हैं ये लगा सकते हैं हम, डेढ़ खाद होगा, इसकी रख रखाव आप देखिए, ये कम से कम ये 2 फुट का ये गिलकी है। आप बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग हमारे आदरणीय भ्राता जी, नेट प्रॉब्लम लग रही है हमें, थोड़ा सा आवाज़ साफ नहीं आ रही है, फोटो छायाचित्र भी साफ नहीं आ रहे हैं। नेट प्रॉब्लम होगी। हाँ अब हाँ, आ रही नेट है प्रॉब्लम, आवाज? हाँ आवाज़ आ रही है, सिर्फ छायाचित्र साफ नहीं दिख रहे हैं, वो नेट की। हाँ जी, आ रही है जी, हाँ, अब आ रही इसके है। कारण ही है ये। हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें मैंने आप अभी आपको बताई थी, ये सब हम पर इन लगा सकते हैं। नेटवर्क के कारण आपसे बात नहीं हो पा रही है। आवाज़ आ रही है, सिर्फ छायाचित्र साफ नहीं दिख रहे हैं, आवाज़ आ रही है। हाँ, भी ओस है, बारिश हुई थी इसलिए भी। ओस के आदरणीय कारण, बारिश के आदरणीय कारण। भ्राता जी, आपका जो सोयाबीन है, आपने जो सोयाबीन दिखाया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। एक आध मिनट, क्या है, हमारे किसान भाई जुड़े हैं और वो आपका सोयाबीन बहुत विशेष आपने दिखाया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बता दें। और हाँ देखिए, आज पहले क्या होता था कि अब जब हम फसल बोते थे तो एक ही वेराइटी अधिकतर क्षेत्रवार चलती है, जैसे 95-60 है हमारे, और 93-05 है या जेएस है, ये चलती थी। लेकिन आज तो कम से कम 200 प्रकार की वेराइटीज सोयाबीन के अंदर आ रही है। आप जब भी बीज कहीं से भी खरीदे तो सबसे पहले तो आप किसान से खरीदने का प्रयास कीजिए, और आप कम से कम 200 किलोमीटर के दायरे में, 200 100 किलोमीटर, कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास दूर का वो बीज खेत का हो तो वो ज्यादा आपको लाभ देगा। क्योंकि आपकी जमीन या हमारी जमीन जो है
वो 100 मीटर के अंदर अंदर दायरे में एक जैसी उसकी मिट्टी, उसकी क्षमता एक जैसी रहेगी। दूसरा है कि उसमें आप गोबर का खाद आप यूज कीजिए। उसको यदि आप एक फसल 3 फसल ले रहे हैं, सोयाबीन के बाद आप गेहूं चना, या गेहूं चने के बाद आप मूंग, जब 3 फसल हो जाती है तो इसमें जमीन के अंदर नमी तो बनी रहती है। तो उसके लिए प्लाऊ करना बहुत आवश्यक है। यदि आप कहते हैं कि हमने 1 वर्ष के अंतराल से प्लाऊ किया है, तो आप प्लाऊ प्रति वर्ष भी उसमें करेंगे तो कम से कम जमीन जो है वो उरल होगी, कम से कम नीचे से उसमें उसमें कहते हैं कि पोलापन सा रहेगा, एक ठोस टाइप रहेगी, वो ठोस नहीं बनेगी, तो वो आसानी से उसमें। दूसरा गोबर का खाद है, आप गांव में भी गोबर का खाद उपलब्ध करा सकते हैं, नहीं तो आप हरी खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से भी खाद बना सकते हैं। ये सारी चीजें उत्पादन के लिए, लेकिन हमारे खाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बीपी है, गैस है, हार्ट अटैक से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो छोटे छोटे बच्चों को भी ग्रसित कर रही है। तो उसके लिए गोबर की खाद आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप जब जिनके पास नहर का पानी है तो प्रयास करें कि एक पानी या बोनी आप उसका पंप के द्वारा, कुएं के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा हो जाए, तो आगे आने वाला समय तो बचत है, पानी की बचत भी है, और सेकेंड पानी आपको नहर से मिल जाएगा, तो आने वाले टाइम में आप मूंग की बोनी जो है बहुत समय से पहले कर लेंगे, ताकि जो गर्म हवाएं चलती है मूंग के लिए, तो वो उससे बचाव हो जाएगा और आपका उत्पादन मूंग का बढ़ेगा। दूसरी बात सोयाबीन है, तो सोयाबीन में आप दवाई का विशेष ध्यान रखें। आज बहुत सारी जैविक दवाइयाँ किसानों को भ्रमित कर रही है। वो सर्टिफाइड दवाई के जैविक दवाई हो तो ही आप उपयोग करने, तो आपकी उत्पादन क्षमता गिरेगी और आपकी फसल नहीं बच पाएगी। क्यों? अच्छा, एक विशेष मानसिकता हमने ये कर रखी कि हाँ हमारे लिए तो जैविक कृषि कर लेते हैं, और उत्पादन के लिए या पैसे के लिए हम उसको मार्केट में बेचते हैं, तो वो रासायनिक खाद, तो वो भी तो किसी के पेट में जाएगा, वो भी तो किसी का नुकसान कर सकता है। तो आप क्यों ना धीरे धीरे जैविक कृषि की ओर बढ़े। तो जैविक कृषि के लिए एकदम से आप रासायनिक नहीं छोड़ सकते। यदि आप एकदम से रासायनिक खाद छोड़ेंगे तो आपको बहुत इसकी क्षति होगी, क्योंकि आपका उत्पादन एकदम से गिरेगा। तो ये प्रैक्टिकल किया है हमने। तो धीरे धीरे आप शने शने आप जैविक कृषि की ओर बढ़े, और रासायनिक को धीरे धीरे आप कम कर दें, उसकी मात्रा प्रतिशत को आप कम करते जाएंगे, तो आप इसका लाभ लेंगे। और जमीन के हिसाब से ही आप सोयाबीन की वैरायटी का चयन करें, और उसकी बोनी के टाइम पे आप विशेष ध्यान रखें, आप उसका भंडारण का विशेष ध्यान रखें। ये तो आप सब किसान हैं, जानते ही हैं। उसको उपचारित करने से पहले आप उसकी जांच परख कर लें। सोयाबीन को कई तरह से उपचारित करते हैं सब लोग, और उसको बीज को जब सोयाबीन की बोने के टाइम पे आएंगे तो बोने के टाइम पे हम बात करेंगे कि उसको उपचारित कैसे किया जाना चाहिए, उसकी परख कैसी होनी चाहिए कि वो बीज आपको लॉन्ग टाइम तक, 90 दिन तक आप उसकी हाइट कैसी बढ़ेगी या उसमें बीज कैसा रहेगा। तो इस समय अभी कल हम लाइव आए थे तो उसमें हमने खेत में बताया था जैविक सब्जी के बारे में, जैविक मक्का के बारे में बताया था। सोयाबीन भी हमने लगाई है, उसमें थोड़ा सा अंतर आया है जैविक में और उसमें रासायनिक में, कि रासायनिक बहुत जल्दी से उसको बढ़ा देता है, लेकिन उसमें उतना फल नहीं है। और जो गर्मी के कारण हाइट तो अच्छी हो गई उसकी, लेकिन उसमें फल कम है। तो जैविक तो फिर जैविक ही है, और खासकर यदि खाद की खेती हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। खाद के द्वारा तो हरी खाद भी हम बना सकते हैं, बहुत सारे केंचुए के द्वारा भी खाद बनती है। तो ये तमाम बातें हैं, उसके लिए आज आपने मुझे अवसर प्रदान के लिए आपने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी फिर आप से मुखातिब होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। भाई साहब का बहुत विशेष आग्रह था काफी दिन से, लेकिन व्यस्तताएं इतनी है कि यदि मैं आपको बताऊं तो उस पर ही अभी काम चल रहा था सुबह से, कि आप सबको भी जुड़ करके ये संगठन पद्धति हमारी देखिए, आप इसके हिसाब से संगठन चलता है, इससे बाहर हम लोग जाते नहीं हैं। ये हमारा एक, जिस प्रकार किसी पार्टी का कैडर होता है, तो ये संगठन भी कैडर वाई है, कि इसमें आप कुछ भी कर लें, कितना भी जलसा कर लें, भीड़ इकट्ठी कर लें सोशल मीडिया में, पब्लिक में, आपको वाहवाही तो मिल जाएगी, लेकिन आप वरिष्ठों को उनकी अनुमति, उनकी सहमति, उनको उनको विश्वास में लेकर के कोई कार्य नहीं करते हैं तो फिर वो गलत चीज होती है। ये योग प्रचारक है हमारा, इस पर भी हमारा कार्य चल जाए। योग प्रचारक को आज हमने पतंजलि वेलनेस और रुचि सोया में हमारे
योग प्रचारकों को काम में लिया है। तो ये योग प्रचारक के लिए कार्य चल रहा है। ये योग प्राणायाम रहस्य है, ये सब आप अपने पास रखेंगे तो योग प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं जिन पर आप कार्य करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजिए, उसकी बुक्स है, तमाम सब्जेक्ट आपको यूनिवर्सिटी में वहां पर हरिद्वार में मिल जाएंगे। अभी आपके नॉलेज में कहीं पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं जो चलता फिरता हमारा अस्पताल खुलने वाला है, हॉस्पिटल, जैसे सुषमा स्वराज जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में संजीवनी नाम करके एक हॉस्पिटल चलाया था। बस में डॉक्टर, 2 ड्राइवर, 2 डॉक्टर, 2 कार्यकर्ता, जो हाट बाजार में हमारी बस जाएगी, गाड़ी जाएगी, हमारी जहाँ योग कक्षाएं चल रही वहां पर गाड़ी जाएगी और वहीं पर उनका ट्रीटमेंट होगा, वहीं उनका थेरेपी, वहीं उनका नेचुरोपैथी, वहीं उनके तमाम छोटे छोटे जो डिजीज हैं, छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, उन पर जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं उन पर काम करके का ये जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत आपके जीवन में एक रूपांतरण होगा, बहुत एक ऐसा अनुभव करेंगे आप कि फिर एक छोटी योग संदेश है, योग संदेश के नाम से भी आपको बहुत सारी चीजें आप योग संदेश ले सकते हैं। उसके लिए तो आप खुला मंच कर दिया योग संदेश के लिए, एक वेबसाइट दी है और एक मोबाइल नंबर दिया है, उस पर आप आराम से करके और आप योग संदेश ले सकते हैं। स्वाध्याय अमृत है, ये आप मंगा सकते हैं, इसको पढ़ेंगे। औषध दर्शन के माध्यम से तो आप तमाम उनका इलाज कर सकते हैं। तो हर बीमारी की जड़ हम ही हैं और हर बीमारी का इलाज हमारे पास है, लेकिन प्रमाद, अवसाद और आलस्य और स्वार्थ, ज्यादा कुछ बटोरने की जो लालसा, तो माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लगता है, हाथ मिले और सिर धने लालच बुरी बला। तो इस लालच से बचे रहें और अपने आप को 2 पंक्ति के साथ में दे रहा हूं कि रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर। यदि आपके सामने हिमालय भी हो तो आपका प्रण संकल्प मजबूत होना चाहिए। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। आजादी के इस अमृत महोत्सव की आपको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। 2047 में जब भारत गोल्डन जुबली मनाएगा, स्वर्ण वर्ष मनाएगा, 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब भारत माता उच्च शिखर पर होगी। हम सब इसके साक्षी होंगे, आप सबकी मौजूदगी में, हम सब की मौजूदगी में। आप सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि इस भारत के पुनर्निर्माण में हम सब सहभागी हो रहे हैं, हम सब मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। तो हम क्यों ना इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हमारे कर्म योग के साथ साथ प्रतिदिन हम आहार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शादीवाद आदरणीय भ्राता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। और मेरा निवेदन है कि इस युवा कार्यक्रम में, चूंकि आप तो बिल्कुल किस जी अब आपने जी 2 मिनट मैं भी चाहूंगा। 2 पंक्तियां आदरणीय महोदय जी क्या बोली, वो ग्रुप पर प्रणाली जी को सुन लेते हैं। ऐसा अच्छा जो होगा वो ग्रुप पर नियमित। हाँ, उनके यहाँ सिग्नल वीक है, कुछ आवाज नहीं आ रही बराबर। जी अभी आप हीरालाल जी, आप अपना बात रख ले। जी जी धन्यवाद सर। मैं जो है आज की जो योग शिक्षिका है हमारी प्रभा जी, उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं उनके सम्मान में। योग विधा में जिन्होंने दिखाया है कमाल, इनके योग कराने का तरीका है बेमिसाल, वो है हमारी आज की योग शिक्षिका प्रभा जी थपरियाल। और इसके बाद 2 लाइनें, 2 क्या 4 लाइनें हैं, 2 में तो समेटे नहीं जा सकते हैं आदरणीय।
मुख्य अतिथि जी के लिए, जिन्हें परम पूज्य स्वामी जी की मिल गई है शरण, ऐसे हमारे मुख्य अतिथि हैं पवार जी करण, और जो संभाल रहे हैं पूरे प्रदेश की कमान, जो पतंजलि के माध्यम से बढ़ा रहे हैं भारत का स्वाभिमान, ये शिक्षा जगत की है शान, ऐसे मुख्य अतिथि पर है हमें गौरव रूपी अभिमान, गौरव रूपी अभिमान। बहुत बढ़िया, और दो लाने और है, बहुत सुंदर। दो लाने और है। आपका बड़प्पन है। कार्य कठिन है इसलिए करने योग्य है, क्योंकि सरल कार्य तो हर कोई करता है। इस सूत्र वाक्य को बताया है, हम सबके स्वाभिमान को फिर से इन्होंने एक बार जगाया है। और दो लाने और, ये विद्यालय में शिक्षक हैं, योगाचार भी हैं, साथ में है अच्छे किसान, यही गुण इनके व्यक्तित्व को बनाते हैं महान। बातें तो इनके लिए जितनी कम इनके लिए कम है, जितना गुणगान किया जाए उतना कम है, उतना कम है। जो समग्रता है, स्वामी जी का जिनके प्रति आशीर्वाद है, तो इसके लिए मैं और ज्यादा न कहते हुए समय लेता आप सभी का आभार, ओम प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है आदरणीय। होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है, अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। तो हमारे लिए भारत माता और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। इसके लिए बहुत सुंदर आदरणीय भ्राता जी। इसमें एक योगाहार कार्यक्रम में आप हमेशा अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन देते रहिएगा। और जैसा हमारे परम सिद्ध आचार्य जी ने इस कार्यक्रम को लेकर के निर्देश दिया था कि हमें संगठन को लेकर चलना है और सभी को इसमें आमंत्रित करना है, और आप का सहयोग इसमें चाहेंगे। और मैं ज़्यादा समय हो गया है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पतंजलि योगपीठ से परम आदरणीय श्री पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। जरा मैं बोलूं क्या? हाँ जी बहन जी, प्रणाली जी। अब जो मार्गदर्शन, आज जो मार्गदर्शन हुआ वो बहुत अच्छा था। चीफ गेस्ट और हमारे योगा शिक्षक दोनों ने खूब अच्छा मार्गदर्शन किया। और अब जो 2-4 कविता के पंक्तियां उन्होंने बताई, वो ग्रुप पर डाले। जो जो अच्छा हमारा छोटा होता है वो ग्रुप पर डाले। ग्रुप पर बहुत कुछ आता है, लेकिन ऐसा कुछ आए तो वो उपयुक्त ठहरता है। और उन्होंने जो अभ्यास पूर्ण मार्गदर्शन किया वो तो हमें मार्गदर्शक ही है, किरण सिंह उनका नाम है। वो उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। वो छह चीजें उन्होंने जो बताई वो तो बहुत अच्छी लगी मुझे। और एक मुझे बताना था कि मैं मेरे छोटे से प्लॉट में ना केंचुए की खेती करती हूँ। मैंने उसको केंचुए की खेती ऐसा रूप दिया। प्लान तो है, 2 टाकियां मैंने बनाई है, लेकिन मेरे मन में इस बरस ऐसा विचार आया कि मैं हर एक पेड़ के नीचे क्यों न केंचुए की खेती करूं। तो इतने सारे केंचुए हर एक पेड़ के नीचे जमा हो गए हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। उस पेड़ के केले का झाड़ है, उसके पत्ते है वो काट कर नीचे डाले। और कौन सा झाड़ है, आम का झाड़ है, वो पत्ते, और उसके नीचे ही मैंने थोड़े थोड़े केंचुए डाले। तो क्या हुआ, बहुत सारा खाद वहां ही पेड़ के नीचे निर्माण होने लगा और केंचुए का प्रमाण बढ़ गया। ये मेरे मन में आया था, वो मैंने किया। ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने आज ग्रुप पर शेयर किया। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद आपने। और आप अपना अनुभव बताती रहती हैं और बताती रहें और इसी प्रकार से जुड़े रहें। मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन और इस योगाहार कार्यक्रम में दिशा देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन जी भाई साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि करण सिंह जी, आपका बहुत अभिनंदन। बहुत प्रेरक चीजें आपने बताई और कई सारे जो संगठन से संबंधित साहित्य जानकारी भी आपने आज सबके साथ साझा की। आपका बहुत अभिनंदन है। और आज के इसी प्रकार से आज की हमारी योग शिक्षिका प्रभा जी, आपका भी बहुत अभिनंदन। और सबने आप दोनों के लिए, हमारे साथियों ने कविता भी सुनाई है।
और आज हमारा 499 दिन कंप्लीट होंगे और कल 500वां दिन की तैयारी हमारी हो रही है। इस 500वें दिन का जो हमारा बैनर बना है, जो हमारा थीम लेके चले हैं इस 500वें योगाहार उत्सव में, उसमें हम सभी जो मृदा है, जल है और सभी प्राणियों के पोषण के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। वैसे तो यह महा पोषण के ऊपर केंद्रित है, लेकिन हमने अपने इस योगाहार के 500वें दिन को सभी प्राणियों के पोषण के ऊपर समर्पित किया है। क्योंकि अगर हम अपने आप को ही अगर पोषण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह एक समग्र रूप नहीं लेता है। और पतंजलि का जो भी कार्य है वो समग्रता की तरफ है, समग्र रूप से ही सभी चीजों को देखते हैं, समग्र रूप से सभी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है। और इस समग्रता से ही हमारी एकता है, हमारी इस समग्रता से ही हमारी संस्कृति है, इस समग्रता में ही हमारा भविष्य भी इसी पर टिका हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमने सभी जो भी हम कार्य करते हैं उसको एक समग्र रूप से, एक होलिस्टिकली कहते हैं, एक इंटीग्रेटेड तरीके से भी इसको अंग्रेजी में कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम अपना कल की उत्सव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसके लिए आप सभी अग्रिम शुभकामनाएं। कल का कार्यक्रम हमारा YouTube या Facebook लाइव भी रहेगा, जो साथी नहीं जुड़ पाएंगे कल के कार्यक्रम में, तो अगर उनको इस लिंक के माध्यम से एंट्री नहीं मिल पाती है तो वो बाकी माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो बहुत दिनों से इस बात पर चर्चा थी कि हम एक दूसरे से मिलें, विशेष करके जो हमारे योगाहार में निरंतर जुड़ने वाले सदस्य हैं उनका सम्मेलन हो, कि आपस में फेस टू फेस मीटिंग हो। और उसके लिए हमारे इटारसी में जो कार्यक्रम निश्चित हम चर्चा कर रहे थे उसको कल एक अंतिम रूप दिया गया और 8 और 9 तारीख को जो कार्यक्रम है उसको 2 भागों में हमने विभाजित किया है। कि 9 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम है वो समग्र रूप से सभी कार्यकर्ताओं के लिए, जो भी जिनको भी बुलाया जाएगा और जो भी उपस्थित होना चाहेंगे, और बहुत सारे किसान और बहुत सारे लोग, जनमानस उसमें उपलब्ध रहेगा, क्योंकि उसमें हम गोष्ठी करने वाले हैं। और गोष्ठी के साथ साथ सवेरे हमारा जो योग का कार्यक्रम रहेगा वो भी रहेगा, और उसमें संगठन की तरफ से हमारे वरिष्ठ जन जो भी जैसा अभी स्वामी परमार्थ देव जी के साथ चर्चा होगी, या तो वो स्वयं या फिर कोई और आकर के उसमें योग की कक्षा लेंगे। और उसके बाद हमारा दिन में जो गोष्ठी संगोष्ठी रहेगी उस पर, यह गोष्ठी किसान केंद्रित है। यह गोष्ठी अनुभव आधारित, अनुभव को शेयर करने के लिए है, विशेषकर किसानों के अनुभव। इसमें हम मुख्य अतिथि को भी बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन हमने हमारे लिए मुख्य अतिथि, मेरे लिए मुख्य अतिथि हमारे किसान हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। तो उनकी बात को सुनने के लिए उसके आधार पर हम कार्यक्रम बना रहे हैं। और उसके साथ ही जो कार्यक्रम बन रहा है उसमें हम 2 चीजों पर, थीम पर अलग से बातचीत करेंगे। एक है बीजों के ऊपर, जैविक बीज, और दूसरा है बायो इनपुट के लिए जो किसानों ने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग अलग प्रयोग किए हैं, उनके साथ मिलकर उनको एक स्पेस देते हुए उनके अनुभव को साझा करेंगे। तो यह कार्यक्रम लगभग पूरे दिन में 4 बजे तक, हम 10 से 4 बजे तक कार्यक्रम को चलाएंगे। और इसके लिए सभी आमंत्रित है। उसमें स्टॉल भी लगाएंगे, पतंजलि के विभिन्न प्रकल्पों के स्टॉल लगाने के लिए विषय पर भी बातचीत हो रही है, जहां जहां पर उसका मिले। और साथ ही हमारे जो किसान भाई हैं वो अगर अपने साथ बीज लाते हैं, अपने अपने क्षेत्र का बीज लाते हैं, जो भी उगाते हैं, विशेषकर ऐसे उनकी जो परंपरागत फसलें हैं उसके अगर बीज वो लाते हैं और उसको एक दूसरे को बांटते हैं, तो ये बीज के माध्यम से भी हम पूरे जो भी साथी आते हैं उनको एक दूसरे को बीज का गिफ्ट दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। और साथ ही अपने उत्पाद अगर वो लाते हैं तो हो सकता है कि जो हमारे उपभोक्ता वहां पर आए तो वो सीधे किसान से खरीद भी लें और सीधे किसान के साथ जुड़ने का भी प्रयास करें। तो इस कार्यक्रम को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो हम उसके एक दिन पहले का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हमारे एक विशिष्ट रूप से कार्यक्रम केवल योगाहार में नियमित रूप से जुड़ने वाले साथियों के लिए है, और ये संख्या बहुत सीमित रहेगी।
इसका मैं आमंत्रण और इसका एक गूगल फॉर्म हमने बनाया है। मैं आज इसको फिर से आमंत्रण पत्र को शेयर करूंगा मुन्नीलाल जी को, और इसकी तरीका यह रहेगा कि हम इसको निमंत्रण आधारित फॉर्म बनाएं। इसमें हम निमंत्रण दें अपने जानने वालों को, उन लोगों को जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े और उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया, क्योंकि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है। और क्योंकि यह कार्यक्रम में जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी बड़ी इच्छा है कि हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को बातचीत करें, कुछ पल बिताएं आराम से। तो इसमें हम भीड़ बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं। इस कार्यक्रम को विशिष्ट रूप से जितने भी हमारे ऐसे व्यक्ति जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ते हुए, उनका आपस में परिचय, उनके आपस में कुछ जो हमारे कृषक हैं उनके वहाँ जैसे रामकृष्ण रघुवंशी जी हैं, उन्होंने अपने फार्म में आमंत्रित किया है। तो हम बहुत ज्यादा भीड़ नहीं ले जाना चाहते हैं। हम बहुत ही कम लोग इसमें जुड़ते हुए इस कार्यक्रम में एक दिन पहले 8 तारीख को इस पर भी विचार कर रहे हैं। तो ये निमंत्रण आधारित हम भेजेंगे, और मैं इसमें मुन्नीलाल जी और 2-3 लोगों की एक टीम गठित करते हुए जितने भी निमंत्रण आते हैं उनको एक बार पुनः वो चेक करेंगे एक समय सीमा के अंतर्गत, और उतने की ही व्यवस्था वहां पर हम उनकी करेंगे। बाकी सब लोग जो आना चाहते हैं सभी का स्वागत है, लेकिन वह 9 तारीख को आएंगे, और इस तरह से ये एक दिन के कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित। तो इस तरह से हमने रूपरेखा बनाई है, और इस पर काफी चिंतन हुआ है। इस पर हमारी पतंजलि के अन्य प्रकल्प भी सम्मिलित होंगे, जो भी अभी बातचीत उसमें चल रही है धीरे धीरे। और इसकी फाइनल रूपरेखा कल के जो कार्यक्रम है उसकी हमारी जो मीडिया टीम है उनको जानकारी, उनको लेख दे दिया गया है। तो हो सकता है कि इसकी कवरेज उनके द्वारा भी होगी, और आज का जो हमारे मीडिया जो नोट बना हुआ है वो भी हम सर्कुलेट कर देंगे अपने ग्रुप्स में। तो जो भी हमारे साथी अपने स्थानीय स्तर पर मीडिया को देना चाहते हैं, के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो वो भी वो दे सकते हैं। इस काम को करने के लिए हमारे टीम के विभिन्न सदस्यों ने काफी परिश्रम किया, और उसमें दिनेश जी ने भी काफी इसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हुए कई सारी नोट्स बनाए हैं। तो उनका भी बहुत आभार है। और भी हमारे टीम नियमित रूप से लग करके इसमें ब्रेनस्टॉर्म करते हुए और बहुत सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम की क्वालिटी मेंटेन करते हुए कि हम जो भी कार्य करेंगे उसमें गुणवत्ता हमारी जरूर रहनी है। गुणवत्ता के अलावा हमने किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है। केवल शुरुआत से जैसा हम करते आ रहे हैं, बोलते आए हैं और चर्चा करते आए हैं, हम अपने कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखेंगे, और गुणवत्ता के आधार पर ही हम अपने कार्यों को गति देंगे। इसमें बहुत सारे साथियों का योगदान रहा है, जिन्होंने समय समय पर आकर के बहुत सारी नई चीजें, नई जानकारी प्रस्तुत की है, और सभी साथियों का मार्गदर्शन किया है। तो उन सभी साथियों को भी हम इस कार्यक्रम में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी तरीका रहेगा उसमें जोड़ते हुए प्रयास करेंगे। और एक अपने अपने जो हमने अभी तक के जो सभी ने लोगों ने, सभी साथियों ने जो योगदान किया है उसको हमें एक दूसरे से मिल करके जब हम मिलते हैं तो निश्चित रूप से कुछ एक ऊर्जा लेकर के हम जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उस ऊर्जा से हम कुछ नया निर्माण कर सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में जब हम फेस टू फेस मिलते हैं उसमें जरूर एक दूसरे के साथ मिलकर के कुछ एक नई ऊर्जा का निर्माण होगा, कुछ नए विचारों का निर्माण होगा। और इस तरह से ये जो कार्य है जिसमें कि पतंजलि भी अनेक जो तरह से कार्य कर रही है राष्ट्र निर्माण के, देश निर्माण के, संस्कृति के लिए, उस सब में हमारा सबका योगदान है। इस सब के कार्य को करते हुए कई दिन पहले जब इसके ऊपर विषय पर बातचीत हुई थी, आचार्य जी ने भी इस योगाहार कक्षा के बारे में स्वामी जी के साथ मिलते हुए हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी चर्चा हुई थी, और साथ ही अलग अलग समय पर भी उन्होंने इस विषय पर बातचीत की है। तो 9 तारीख के कार्यक्रम जो हमारा लाइव भी रहेगा उसमें हमारी मीडिया टीम भी रहेगी, और संभवतः आचार्य जी, मुझे विश्वास है कि वो भी ऑनलाइन जरूर जुड़ेंगे कुछ समय के लिए, और उनके भी हमें आशीर्वचन मिलेंगे, चाहे वो ऑनलाइन मिले। हो सकता है कि अगर सब कुछ और भी बेहतर रहा तो हो सकता है कि वो भी
उपस्थित होने के बारे में भी कर लें। हालांकि अभी मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई कल, क्योंकि वह कल कुछ दिनों के प्रवास के लिए गए हैं हिमालय क्षेत्र में, और वहां से उनका लाइव भी कल भी चल रहा था और आज भी चलेगा जब तक ये नेटवर्क रहेगा। तो बहुत उच्च हिमालयी क्षेत्र में वनस्पति की टीम और बाकी टीम के साथ उनका भ्रमण भी है। कल स्वामी जी का भी भ्रमण है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी वहां पर जा रहे हैं। एक 2 किलोमीटर का उनका साथ उच्च हिमालयी क्षेत्र में साथ वॉक है, एक पैदल चलने का वो है, शायद उस चीज को उसको वहां पर लाइव भी दिखाएंगे। और उसके बाद फिर आचार्य जी और आगे जाके उन जगह पर जा रहे हैं, वनस्पति भी खोजने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर कि अभी तक के कम ही लोग जा पाए। तो ऐसे हिमालयी क्षेत्र में बर्फ से ढके क्षेत्रों में भी जा करके उनका वहां पर हवन इत्यादि करने का भी योजना है। तो उनका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहा है, इस कार्यक्रम को भी मिलता रहा है, और मुझे विश्वास है कि हम इस प्रकार से जो यह स्वैच्छिक रूप से यह जो योगाहार कार्य चला है, जिसमें इंटीग्रेशन काफी हुआ है, हमारे कई सारे पतंजलि संगठन के ही कई सारे जो क्रियाकलाप है उनका भी संगठन, उनका भी एक तरह से एकीकरण हुआ है और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी हुआ है। और साथ ही हमारे कई सारे साथियों के जो अलग अलग समय पर दिए गए विचार सुझाव और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जो भी हमें जानकारी मिली है, योग का मैदान पर पहुंचे हैं और मुझे हम सब लोग यहाँ तक के पहुंचे हैं। बस केवल उसकी हम गुणवत्ता को जरूर बनाए रखें और इस तरह से हम आगे कार्य करेंगे। अपने अपने स्तर से पहले बदलाव स्वयं में बदलाव करना है, फिर अपने आसपास में, और फिर उसको और व्यापकता अपनी स्थिति परिस्थिति और अपने अंदर जो हमारी शक्ति है उसके आधार पर हम और ज्यादा इसका लोगों तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। और जो भी सकारात्मक ऊर्जा हम दे सकते हैं इस देश को, इस आजादी के अमृत महोत्सव में, यह हमारा योगदान है। साथ ही जो अगले 25 साल में 100 साल हमारे आजादी को होंगे, तो उसके लिए भी हम सब तैयारी कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के उस तरफ भी सोच रहे हैं। तो इन सब अवसर पर, इतने सारे अवसर पर आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल की तो हमारी तैयारी है ही, लेकिन हम अब नियमित रूप से 9 तारीख के लिए विशेष रूप से बातचीत करेंगे और 8 तारीख के भी विशिष्ट प्रोग्राम जो हमारा निमंत्रण आधारित कार्यक्रम रहेगा, उस पर भी हम अलग से चर्चा करते रहेंगे। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर प्रयास रहेगा कि बुकिंग की जो व्यवस्था अभी तक की गई है, जो स्वैच्छिक रूप से हमारे इटारसी के एक महानुभाव, मुझे नाम याद भूल गया हूं मैं उनका, तो उनको भी अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने वो रिजॉर्ट अपना हमें दिया है, तो उसका भी अभिनंदन करते हुए अशोक अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल अशोक अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उस तरह से उनको और उनके साथ हमारे जो नर्मदापुरम के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने भी जो विशेष रूप से प्रयास किया और एक बड़ा दिल दिखाते हुए इस कार्यक्रम को आयोजन करने में जो उन्होंने पहल की है, आप सभी को बहुत बहुत मेरा अभिनंदन, नमन, नमस्कार। और इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। आपने 8 और 9 तारीख को जो है, आप हमेशा हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, और 8 और 9 अक्टूबर का हम सब ने जो प्रस्ताव दिया था आपने सहज स्वीकार कर लिया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और परम सिद्ध आचार्य जी की सहमति ही आपके है, आप स्पष्ट बिल्कुल जब तक फाइनली हो जाता तब तक सदन को नहीं करते हैं। और परम सिद्ध आचार्य जी का हमें ऑनलाइन ही अगर संबोधन मिल जाएगा तो ये बहुत बड़ा हम लोगों को आशीर्वाद है। और परम सिद्ध आचार्य जी की सहमति और समय प्रसन्न मुद्रावन उन्होंने दे दी थी, अगर उनका पदार्पण हो जाए, दर्शन हो जाए तो भी, लेकिन हम कष्ट नहीं देना चाहते अपने गुरु को, और जैसा भी उचित रहेगा आपके नेतृत्व में ये कार्यक्रम भव्य होगा। आपने 8 तारीख का जो बहुत अच्छा कार्यक्रम बना दिया है कि आपस में हम सब लोग देने के वहाँ कार्यक्रम में जो निरंतर मिलते हैं वो मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे और विजिट करेंगे, और 9 तारीख को एक बृहद सम्मेलन हो, ऐसा कार्यक्रम है। तो बहुत बहुत साधुवाद।
चूँकि आप हमारे मुखिया हैं और हमारे परम पूज्य स्वामी परमात्म देव जी का 9 तारीख को अगर योग शिविर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और आज के हमारे आदरणीय करण जी भाई जी जो हमारे 5 संगठन के मुखिया हैं राज्य के, और वो बहुत ही ऊर्जावान हैं और सात्विक सोच विचारधारा के हैं और हम सब साथ में लेके चलते हैं। तो आदरणीय करण जी भी आप स्वामी परमात्म देव जी से चर्चा कर लेंगे कि इसमें जो है अगर उनका पदार्पण हो जाए तो अच्छी बात है। और मैं इस कार्यक्रम जो आगे चल रहा है, मैं कल हमारी दिनेश जी से लगभग चर्चा हुई है आपके अनुसार, तो मैं पहले दिनेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और 8 और 9 तारीख का जो है प्रेजेंटेशन थोड़ा सदन में प्रस्तुत कर दें, और क्योंकि अब तारीख क्लियर हो ही गई है तो मैं दिनेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी कल जो आने वाला मैं इसके बीच कुछ कहना चाह रहा था आदरणीय जी, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे जरूर बताइए कि मैं जितना मुझसे हो सके करूं। और मुझे थोड़ा अभी एक योग क्लास लेनी है लिंक पर, तो सब साधक इंतजार कर रहे हैं। तो 7:45 बजे से क्लास प्रारंभ होने वाली थी, तो 7:49 हो गए, तो मुझे क्लास में जाने के लिए इजाजत देंगे तो मैं उनको थोड़ी देर 1 घंटे उनकी क्लास लेना। जी भाई जी, ये चूंकि आप पधारे और आपने तो शुरू में ही कहा था कि हमसे जो सहयोग बनेगा हम करेंगे, आपने पहले ही कह दिया था। बहुत बहुत आज आप आए, हमें अच्छा लगा, चूंकि आप चूंकि जब और आप इस क्लास में लीजिए, आप पधारें, आपको प्रणाम। ओ आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ जी आदरणीय धन्यवाद सर, प्रणाम। और सदन को प्रणाम, आप जी की योग शिक्षिका जी को प्रणाम और मुख्य अतिथि जी को बहुत बहुत नमन। और साथ में आदरणीय पवन सर जी ने जो डिटेलिंग करी है उसमें से एक 8 और 9 तारीख का भी प्रोग्राम रहा है। तो मुझे तो विशेष अलग से तो कुछ नहीं कहना, क्योंकि लगभग आदरणीय सर जी ने पूरी बात कह दी है। हाँ, ये है कि 8 तारीख को जो योगाहार के नियमित सदस्य हैं वो लोग नर्मदापुरम में जुड़ रहे हैं, और 9 तारीख को अन्य लोग भी जो कि नियमित सदस्य हैं, हमारे दूसरे किसान हैं, तो 9 तारीख उन सभी के लिए प्रोग्राम है। और जैसे आदरणीय जी ने बताया है कि जो सुबह 5:30 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और जैसे हमारा नियमित योगाहार होता है, और वो मुख्य हमारे योग शिक्षक होंगे और साथ में हमारे मुख्य अतिथि भी होंगे। उसके साथ साथ जो हमारा जो डिस्कशन है जो आगे बढ़ेगा, 7 बजे लगभग इंट्रोडक्टरी रिमार्क होगा, और 7:10 पर जो है हमारे मुख्य अतिथि जुड़ेंगे और लगभग 10 मिनट वो बात करेंगे। और उसके बाद जो डिस्कशन होगा योगाहार पर, उसमें फार्मर्स मेंबर होंगे और जो हमारे जो प्राकृतिक और जैविक उत्पादक होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, उनके बीच जो वार्ता चलेगी। और साथ में लगभग 8:20 के आसपास ये कार्यक्रम सुबह का जो सत्र होगा वो संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद 8:20 से और उनके बाद 9:30 तक लगभग स्वल्पाहार और इस तरह का कार्यक्रम है, जो कि अभी आज फाइनलाइज हो जाएगा आज या कल में। और हो सकता है कि जो कल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उसके साथ साथ ये भी फाइनल हो जाएगा। और जो द्वितीय सत्र होगा जिसमें हमारे जो परंपरागत बीज हैं, और साथ में उसमें जो प्रश्न उत्तरी होगी वो रहेगा, उसका दूसरा भाग होगा बायो इनपुट पे। तो जैसे हमारे पवन सर ने कहा है, तो उसमें भी क्वेश्चन आंसर भी होगा। और उसके बाद 3 बजे से 3:30 तक यानी आधे घंटा का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें एग्जीबिशन का भ्रमण किया जाएगा विभिन्न और संस्थाओं के द्वारा और पतंजलि की उप शाखाओं के द्वारा और सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा ये एग्जीबिशन वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। और सीट एक्सचेंज भी होगा, बीजों का आदान प्रदान भी होगा, और अंत में सभी का आभार व्यक्त किया जाएगा, और सभी लोग अपने अपने घरों की ओर एक शब्द चिंतन के साथ आगे बढ़ेंगे योगाहार को, कि इस गंगा को आगे बढ़ाएंगे। तो लगभग आदरणीय जी ने जो बात कही है वही बात है इसमें।
और जब ये लगभग आजकल में पूरा हो जाएगी, स्विच पूरी हो जाएगी, तो सभी के समक्ष इसको उपस्थित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। ये सदन ने सुना, ये पूरा कार्यक्रम आप लोगों की नॉलेज में आया होगा। इसमें अगर सदन का कोई सवाल हो, सुझाव हो, मार्गदर्शन हो, तो मैं रोज निवेदन करता हूं, क्योंकि ये जो भी निर्णय लिया जा रहा है ये सब अब हम सब का निर्णय है। पवन सर जी जैसा बोलते हैं कि स्वैच्छिक कार्यक्रम है, ये इसको स्वैच्छिक ही बना के रखना है। इसलिए सदन का जो आज 8 तारीख का, 7 तारीख को रात में सभी भाई बहन आ जाएंगे जो दैनिक योगाहार कार्यक्रम में सहभागी सहयोगी हैं। और 9 तारीख को सारे किसान, वैज्ञानिक और जो स्थानीय हैं और जनप्रतिनिधि या सभी लोग, गोष्ठी होगी किसानों की, जो भव्य गोष्ठी होगी उसमें सभी आमंत्रित हैं। आप सब लोग को लिंक में एक लिंक हम बनाई गई है, वो लिंक हम भरना है, और लिंक भरने के बाद आपको जो सहमति मिलती है तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना रिजर्वेशन कराना है। तो वो लिंक सब लोग भरें, और लिंक भरने के बाद उसका अप्रूवल आएगा, आपको आमंत्रण किया जाएगा, आपसे संवाद किया जाएगा, और आप उसको रिजर्वेशन करा के और फिर देने के हुआ कार्यक्रम में पधारें। ऐसा व्यवस्था की गई है। तो मैं और किसी का अगर कोई हो तो सुझाव तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, नहीं फिर जी रमेश चंद्र मेहरा। ओ सर, 9 तारीख का जो कार्यक्रम जिसमें किसानों की सभा गोष्ठी है, तो मेरा ये विचार था कि लोग जो है अपन निमंत्रण देंगे, कुछ याद रखते कुछ नहीं रखते हैं। तो यदि हम ऐसा करें, जैसे इटारसी और होशंगाबाद के जो तहसील के गांव हैं, यदि हम भ्रमण करके उनसे 51 रुपए ले लें, और 5 किसान जो जैविक में इंटरेस्ट रखते हैं, एक गांव से 5 किसानों को चिन्हित करें, तो 50 है तो मतलब 250 किसान ऐसे चिन्हित हो जाएंगे। और यदि वो 51 रुपया भी देंगे तो निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम में आएंगे, तो वो ज्यादा होगा, और वो साथ में अपने और लोगों को भी ला सकते हैं। तो मतलब 51 रुपए ऐसा है कि केवल उनको याद रहे कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए हमें जाना है। यदि ये मेरा ऐसा विचार है जी। ओम जी, आपने अपना सुझाव दिया है। और भी सुझाव आने के बाद फिर इस पर चर्चा हमारे आदरणीय पवन सर जी फाइनल कमेंट करेंगे। आपका बहुत अच्छा सुझाव है। आपके मन में आ रहा है कि हमारे किसान जो जैविक किसान हैं गांव-गांव के, जो स्थानीय जिले के, वो संगोष्ठी में पहुँचें और उनका कुछ लगे तो उन्हें लगे कि हाँ ये हमारा कार्यक्रम है और हम इसके सदस्य हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है जब कोई कुछ अंशदान हो जाता है किसान का, तो उसको लगता है कि ये हमारा कार्यक्रम है और अधिकार के साथ वो बात करता है। आपकी जिले की, चूंकि आप जिला प्रभारी है पतंजलि किसान सेवा समिति की, तो आपको जिले की चिंता है, किसानों की चिंता है। आपने अपना प्रस्ताव रखा। आगे भी हमारा कोई सुझाव और हो सदन में तो वो भी अनम्यूट करके, जैसा मेहरा जी ने कहा, आप लोग भी अपनी बात रखें, समर्थन कर सकते, प्रस्ताव दे सकते हैं। चलिए आदर जी। ओम मुन्नीलाल भाई, आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी बहन जी, वहाँ आने के लिए ना कौन सा स्टेशन, म्हणजे बुकिंग करने के लिए ना कौन सा स्टेशन नर्मदापुरम के लिए महाराष्ट्र से? इटारसी है बहन जी, इटारसी। आपको सूचना दे दी जाएगी। आप जब लिंक में अपनी जानकारी भरेंगे तो आपसे संवाद किया जाएगा। आपको इस ट्रेन का नंबर, नाम और सब पूरा दिया जाएगा बहन जी। ओके, हाँ हाँ हाँ। और किसी भाई का कोई? तो अब मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, जो विशेष हमारे इसमें सहयोग कर रहे हैं। फिर रामकृष्ण रघुवंशी जी भी उपस्थित हैं सदन में। मैं शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आपने कुछ योजना बनाई है, रोज चर्चाएं होती रहती हैं, कल भी आपसे मेरी चर्चा हुई थी, तो आप अपना जो मन में आपने कोई आपके विचार हो तो वो सदन में रखें ताकि सदन उसमें निर्णय ले सके। ओम जी, सदन में सभी को ओम। और आज के जो मेन अपने हो थे, बहुत अच्छा
पवन सर ने आज जो घोषणा करी 8 और 9 तारीख, तो ऐसा कि हमारे नर्मदापुरम को एक विशेष स्थान मिल गया है और हम इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से करने के लिए नर्मदा अंजलि के जो कार्यकर्ता हैं, इससे जुड़े हुए जैविक आहार से हैं, सभी लोग कंधे से कंधे मिला के प्रोग्राम को करने के लिए तैयार हैं और हमें जैसा भी सदस्य करेगा वैसा हम लोग उस काम को करेंगे उस मर्यादा में और वैसा ही उसको पूरा करने की अपनी ताकत रखते हैं। कल हम लोगों ने खाने के विषय में चर्चा करनी थी, तो हमने सोचा कि एक जो यहाँ पे जैसे हलवाई होता है, तो इसको सब सारी जितने भी वो सभी अपना जैविक उत्पाद जैसे सभी जैविक उसको उपलब्ध कराएंगे और वो फिर बना के और वो पैकेट देगा। तो ऐसा मेरा एक विचार आया था, तो सदन में रखना था, तो मुनीलाल सर जी से इसमें मार्गदर्शन चाहेंगे कि कैसे खाने का जो अरेंजमेंट है वो जैविक करना चाहते हैं, तो कैसे हम लोग सफल कर पाए। जी ओम। धन्यवाद। आदरणीय शरद वर्मा जी ने ये कहा है, सभी सदन को मैं पुनः इसको और करना चाहता हूं कि हमारा जो रसोइया होगा, जो हलवाई होगा, रसोइया जो रसोई बनाता है, उसको हम सारे जैविक अनाज विभिन्न, चाहे रूप सिंह के यहाँ से हो, चाहे रामकृष्ण रघुवंशी के या रमेश चंद्र मेहरा या विभिन्न लोगों के यहाँ से हमें कलेक्ट करेंगे और वो अनाज जो उपलब्ध हो जाएगा वो अनाज, और जो नहीं होगा वो मार्केट से लेंगे, खरीदेंगे और वो रसोइया के पास रखेंगे। और रसोइया को हम सदन के अनुसार जैसा अभी तय हो जाएगा मीनू के, ये मेनू आज सुबह नाश्ता में ये रहेगा, भोजन में ये रहेगा, लंच में ये, डिनर में ये, ऐसा बनाएंगे और इतनी संख्या को ये करना है। तो वो बना करके उसमें लाएगा और एक डिब्बे में माने भोजन को पैक करके गरम और वो देगा। तो जहां हम जो भी समय पे हैं वहाँ ऐसा उपलब्ध है की करने की ये व्यवस्था। शरद जी का ये प्रस्ताव था, कल इन्होंने चर्चा की थी, हमने कहा सदन में आप बात रखें और सदन में जैसा आदरणीय पवन सर जी के साथ सभी सदन के जो हमारे सदस्य हैं योगाहार दैनिक योगाहार कार्यक्रम के, उनके द्वारा अगर इसका समर्थन होता है तो जैसे हम विजिट करने बस में जा रहे हैं या कहीं नर्मदापुरम के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ या कहीं जा रहे हैं और भोजन का समय है तो उनको अपन फ़ोन कर देंगे तो वो वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। इस पर थोड़ा सा अभी भोजन के ऊपर चर्चा जरूर कर लें। एक दो प्रस्ताव आए हैं, एक रमेश चंद्र मेहरा जी का कि हम गांव से 5-5 किसानों को आमंत्रण करें, दूसरा प्रस्ताव आया है शरद जी का भोजन का, और अगर किसी का और कोई प्रस्ताव हो इसमें तो वो भी रख ले ताकि फाइनल कमेंट फिर एक साथ हो जाएगी। और किसी आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। रामकृष्ण जी गुरुदेव, आपका कोई प्रस्ताव हो, सुझाव हो विजिट को लेकर के? या नहीं, कल से मेरी भेंट भी हुई थी और हमारे साथ हमारे फार्म मैनेजर रामू मेहरा भी उपस्थित थे। तो कल हमने भोजन के विषय में यही चर्चा की कि अभी हमारे जो अपने कुक हैं बनाने वाले, हम अगर उसको सारी सामग्री उपलब्ध करा दें तो इससे बेहतर व्यवस्था शायद नहीं हो पाएगी। और अगर हो सकता है कि हमारा कार्यक्रम इतना बृहद है और बहुत जगह का भ्रमण भी है, समय अवधि के अंदर सारा कार्य समाप्त भी करना है, तो अगर पैकेट वाली व्यवस्था होगी तो वो सर्वोत्तम होगी। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए हम नर्मदापुरम विजिट के लिए जा रहे हैं, अगर हमें वहाँ भोजन की आवश्यकता है तो भोजन डायरेक्ट वहाँ भी डिलीवर हो जाएगा और इजी टू हैंडल रहेगा। इसमें यूटेंसिल्स, बर्तन की जो आवश्यकता है वो एक तरीके से समाप्त हो रही है और वो जो डिकम्पोजेबल मटेरियल रहेगा, तो बहुत सारी आगे की व्यवस्थाएं इसमें एक साथ 3 कार्य सवर रहे हैं। और बाकी जैसा शरद जी भी अभी सदन में जुड़े हुए हैं, आप भी हैं और परम आदरणीय परम श्रद्धेय पवन सर जी भी हैं, सीजीएम साहब, तो बाकी आप इस पे वैसे मार्गदर्शन करें, मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। धन्यवाद रघुवंशी जी, आपने अपनी बात बताई है। अब मैं आदरणीय सर पवन सर जी को आमंत्रित करता हूं
कि वो आएँ और हम सबका मार्गदर्शन आए प्रस्ताव पर देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन सर जी तक शायद आवाज़ पहुंच रही होगी। मैं चाहूँगा कि हमारे 2 प्रस्ताव आए हैं। जी जी सर। जी मुझे सुनाई दे रहा है। जी सर। मैं बोल रहा हूँ। ठीक। आप तो मैं जो रामकृष्ण जी ने वो बताया और शरद वर्मा जी ने सुझाव दिया, रमेश चंद मेहरा जी ने सुझाव दिया, सबके सुझाव को करते हुए हमने एक अलग से एक ग्रुप अभी बनाया है। उसमें हम आपको जोड़ेंगे और जो इस तरह की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इस पर पहले हम आपस में चर्चा करते हुए देखते हुए कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज होनी है, फाइन ट्यून करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर सदन को जो हमारा फाइनल प्रोग्राम होगा उसको हम अवगत कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस योगाहार मंच में क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी हमारी चर्चा करने की है और कार्यक्रम को लेकर के भी बहुत सारी हमने चर्चा कर ली है, तो इसको हम अलग से बातचीत करेंगे रामकृष्ण जी, क्योंकि बहुत इसमें डिटेलिंग करने की जरूरत पड़ेगी और क्योंकि लेकिन आप लोग ग्राउंड लेवल पर हैं, आप लोग वहीं पर ही हैं, तो वहाँ की स्थितियों को आप बेहतर रूप से समझ सकते हैं। कार्यक्रम की से रिलेटेड जो भी अन्य बहुत सारी और भी चीजें हैं, हर एक चीज को हमने गहराई से देखना है, समझना है, तो हम इसके ऊपर अलग से ग्रुप में और अलग से इसके लिए एक वेबिनार करते हुए सब व्यवस्थाओं के बारे में तैयारी करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कोई भी हमारी गुणवत्ता में कमी नहीं रहे और जो भी लोग आते हैं उसको हम संख्या के आधार पर जो हम प्लान कर रहे हैं उसको भी देखना है कि कहीं पर हमारी संख्या हमने 100 मानी थी लेकिन वहां 200 लोग हो गए, तो उसमें हमारा फिर क्या नियंत्रण है, हमारा कंट्रोल क्या है और हमारी प्लानिंग क्या है। तो इस तरह से कार्यक्रम जब हमारे इस तरह से आयोजित होते हैं तो इसको हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसमें काम करने की जरूरत है और सभी तरह की जो स्थितियां परिस्थितियां आ सकती हैं उनको भी हमें देखने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के डिटेलिंग हमने कुछ किया है लेकिन कुछ हमने सोचा था कि हम आप लोगों के साथ मिलकर के भी करेंगे और हर एक चीज को इसको सावधानी पूर्वक भी हमने करना है और उत्कृष्टता के साथ भी करना है, क्योंकि ये पहली बार हम इस तरह का कार्यक्रम करने वाले हैं। तो मेरा अभी तो तुरंत कमेंट नहीं है और हम जैसा मैंने कहा हम अलग से बातचीत करेंगे। और जो भोजन के बारे में आपने बताया कि हम स्थानीय स्तर से किसान के घर से जैविक भोजन की व्यवस्था करें, जिससे कि हमारी जो भी लोग आते हैं उनको इस तरह से प्रयास किए जाएंगे जहां तक ये संभव होगा, लेकिन ये सब संख्या पर भी आधारित है कि कितने लोग हमारे उपस्थित होने वाले हैं, कब आने वाले हैं, कब जाने वाले हैं, उसी के आधार